नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा का 11वां भाग लेकर। राजकुमार ने अपने कमरे में पहुंचकर देखा, उसके संवाद पत्र पड़े थे। कुलियों से सामान रखवाया, उन्हें पारिश्रमिक दिया और फिर उन्हीं संवाद पत्रों के ढेर में खोजने लगा। उसके पत्र भी आए हैं या नहीं। उसकी सलाह के अनुसार उसके पत्र भी पोस्टमैन झरोके से डाल जाते थे। कई पत्र थे, अधिकांश मित्रों के। एक उसके घर का था। खोलकर पढ़ने लगा। उसकी माता ने लिखा था, गर्मी की छुट्टियों में तुम घर आने वाले थे पर नहीं आए, चित्त लगा है, आदि आदि। अभी कॉलेज खुलने में बहुत दिन थे। राजकुमार बैठा सोच रहा था, एक बार घर जाकर माता के दर्शन करावे। राजकुमार ने टी को पीछा करते हुए देखा था और देखा था कि उसकी टैक्सी के रुकने के साथ ही टी की टैक्सी भी कुछ दूर पीछे रुक गई थी। वह स्वभाव का इतना लापरवाह था कि इसके बाद उस पर क्या विपत्ति बीतेगी, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की। जब एकाएक माता का ध्यान आया तो स्मरण आया कि चंदन की किताबें यहाँ हैं और यदि तलाशी हुई तो चंदन पर भी विपत्ति आ सकती है। वह विचारों को छोड़कर किताबें उलट उलट कर देखने लगा। दराज से रबड़ और ब्लेड निकालकर जहाँ कहीं उसने चंदन का नाम लिखा हुआ था देखा, घिसकर काटकर उड़ा दिया। इस पर भी किसी प्रकार की शंका हो, इस विचार से बीच बीच ऊपर के सफ़ों पर अपना नाम लिखता जाता। अधिकांश पुस्तकें चंदन के नाम की छाप से रिक्त थी, कारण उसे नाम लिखने की लत न थी। जहाँ कहीं था भी वह बहुत अस्पष्ट, और इतनी मैली वे किताबें थीं कि जिनमें ये छाप होती कि ये देखकर ये अनुमान लगा लेना सहज होता कि परमहस्तेषु गता की दशा है और दूसरे लोग आक्रमण से स्वयं बचे रहने के लिए किताबों पर मालिक का नाम लिख देते थे। इस तरह अपने यहाँ छिपाकर पढ़ते थे। राजकुमार जब इस कृत्य में लीन था तब चंदन कनक के मकान में था। राजकुमार के यहाँ सामान ले जाने और टी के संबंध में जानने के लिए वह उत्सुक हो रहा था। वह सीधे राजकुमार के पास ही जाता, पर कनक को बहू के भाव न समझ सकने के कारण कष्ट हो रहा था। इस शंका से पहले कनक के ही यहाँ गया। कनक चंदन को अपने यहाँ देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। वाक्पटु चंदन ने तारा की बातों का गूढ़ अर्थ, जिससे मकान में नहीं रुकी, कुछ सच और कुछ रंग कर खूब समझाया। चंदन के सत्य का तो कुछ असर कनक पर पड़ा, पर उसकी रंगामेजी से कनक के दिल में दीदी का रंग फीका नहीं पड़ा। कारण उसने स्वयं अपनी आँखों दीदी की उस समय की अनुपम छवि देखी थी। जिसका पुर असर ख्याल यह किसी तरह भी न छोड़ सकी थी। दीदी पुरानी आदतों से मजबूर है, ये सिर्फ उसने सुन लिया और सभ्यता की खातिर इसके बाद एक हाँ कर दिया। चंदन ने समझा, मैंने खूब समझाया। कनक ने दिल में कहा, तुम कुछ नहीं समझे। चंदन की इच्छा न रहने पर भी कनक ने उसे जलपान कराया। फिर ये जानकर कि वह राजकुमार के यहाँ जा रहा है, उससे आग्रह किया कि वह और राजकुमार आज शाम 4 बजे उसके यहाँ आ जाएं और वहीं भोजन करें। चंदन ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उतरकर अपनी मोटर पर राजकुमार के यहाँ चला। राजकुमार ने नया मकान बदला था, इसका ज्ञान तो चंदन को था, पर कहाँ है नहीं जानता था। अतः 2-1 जगह पूछकर रुक रुक कर जाना पड़ा। राजकुमार अपने किताबी कार्य से निवृत्त हो चाय मंगवाकर आराम से पी रहा था। चंदन पहले सीधे मकान के मैनेजर के पास गया। पूछा, 10 नंबर कमरे का कितना किराया बाकी है? मैनेजर ने आगंतुक को देखे बिना अपना खाता खोलकर बतलाया, 40 रुपये 2 महीने का है। आपको तो मालूम होगा। चंदन ने बिल्कुल सज्ञान की तरह कहा, हाँ मालूम था, पर मैंने कहा कि एक दफ़ा जांच कर लूं। अच्छा ये लीजिए। चंदन ने 10-10 रुपये के 4 नोट दे दिए। अच्छा आप बता सकते हैं कि आज मेरे बारे में किसी ने यहाँ कोई पूछताछ की? चंदन ने गौर से मैनेजर को देखते हुए पूछा। हाँ, एक आदमी आया था, उसने पूछताछ की थी, मगर इस तरह अक्सर लोग आया करते हैं, पूछ पाछ कर चले जाते हैं। मैनेजर ने कुछ विरक्ति से कहा। हाँ, कोई गैर जिम्मेदार आदमी होंगे, कुछ काम नहीं तो दूसरों की जांच पड़ताल करते फिरे।
व्यंग के स्वर में कहकर चंदन वहाँ से चल दिया। मैनेजर को चंदन का कहना अच्छा न लगा। जब उसने निगाह उठाई तब तक चंदन फेर चुका था। राजकुमार के कमरे में जाकर देखा चंदन ने कि वह अखबार उलट रहा था। पास बैठ गया। तुम्हारा न्योता है, रखो अखबार। कहाँ? तुम्हारी बीवी के यहाँ। मैं घर जाना चाहता हूँ, अम्मा ने बुलाया है। कॉलेज खुलने तक लौटूंगा। तो कल चले जाना। न्योता तो आज है। गाड़ी तो लाए होंगे? हाँ। अरे रमजान, राजकुमार ने नौकर को बुलाया। नाम उसका राम जियावन था, पर राजकुमार ने छोटा कर लिया था। राम जियावन सामान उठाकर मोटर पर रखने लगा। कमरे की कुंजी मुझे दे दो, चंदन ने कहा। राजकुमार ने कारण ना पूछा, कुंजी दे दी। कहा, मैं कल चला जाऊंगा, लौटकर दूसरी कुंजी बनवा लूँगा। न्योते में तुम तो होगे ही। जहाँ भी मुफ्त का माल मिलता हो वहाँ मेरी बेरहमी तुम जानते हो। तुमने मुफ्त माल के लिए काफ़ी गुंजाइश कर ली है। आसामी मालदार है। दादा, किस्मत तो तुम्हारी है जिसे रास्ता चलते जान व माल दोनों मिलते हैं। यहाँ तो ईश्वर ने दिखलावे के लिए बड़े घर में पैदा किया है, लेकिन रहने के लिए दूसरा ही बड़ा घर चुना। रामबाण कूटते ही कूटते जान बन जाएगी अब। कपाल क्या मसाल जल रही है, चंदन ने राजकुमार को देखते हुए कहा। नौकर ने आकर कहा, जल्दी जाइए, सामान रख दिया बाबूजी। राजकुमार और चंदन भवानीपुर चले। राह में चंदन ने उसे कनक के यहाँ छोड़ जाने के लिए पूछा, पर उसने पहले घर चलकर अम्मा और बड़े भैया को प्रणाम करने की इच्छा प्रकट की। चंदन गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सीधे भवानीपुर चला। राजकुमार को देखकर चंदन की माता, बड़े भाई नंदन बड़े खुश हुए। बहू ने घर पहुँचते ही पति से राजकुमार के नए ढंग के विवाह की बात कही। अपनी सरलता से रंग चढ़ा चढ़ाकर खूब चमका दिया था। नंदन की वैसी स्थिति में राजकुमार से पूरी सहानुभूति थी। तारा ने अपनी सास से इसकी चर्चा नहीं की। नंदन ने भी मना कर दिया था। तारा को कुछ अधिक स्वतंत्रता देने के विचार से नंदन ने उसके आते ही खोद कर माता के काशीवास की कथा उठा दी। अब तक इसी पर बहस हो रही थी। उन्हें कौन काशी छोड़ने जाएगा? वहाँ कितना मासिक खर्च संभव है? एक नौकर, एक ब्राह्मण से काम चल जाएगा या नहीं? आदि आदि। इसी समय राजकुमार और चंदन वहाँ पहुँचे। राजकुमार ने मित्र की माता की चरण धूलि सिर से लगा ली। बड़े भाई को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नंदन ने अंग्रेजी में कहा, तुम्हारी भाभी से तुम्हारे विचित्र विवाह की बात सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। राजकुमार ने नज़र झुका ली। अंग्रेजी का मर्म शायद काशीवास की कथा हो जो अभी चल रही थी। ये समझकर चंदन की माँ ने कहा, देखो न भैया, न जाने कब जीव निकल जाए। करारे का रुख कौन ठिकाना, चाहे जब महराए के बैठ जाए। यही से अब जितनी जल्दी हो बाबा विश्वनाथ की पैर पोसी या हाजिरी हो सके बंद, उतना ही अच्छा। हाँ अम्मा, विचार तो बड़ा अच्छा है, राजकुमार ने जरा स्वर ऊंचा करके कहा। ले जाए कि फुर्सत नाई ना काहू को, ये छिबुलका पैदा हुई के साथ ही आफत बर्पा करे लाग। चंदन की तरफ देख माता ने कहा, यही के साथ कौ जाए। अम्मा, मैं कल घर जाऊंगा, अम्मा ने बुलाया है। आप चलें तो आपकी को काशी छोड़ दूं, राजकुमार ने कहा। वृद्धा गदगद हो गई। राजकुमार को आशीर्वाद दिया। नंदन से कल ही सब इंतजाम करने के लिए कहा। तो तुम लौटोगे कब? तारा ने राजकुमार की ओर व्यग्रता से पूछा। 4-5 रोज में लौट आऊँगा। भोजन तैयार था। तारा ने राजकुमार चंदन से नहाने के लिए कहा। महरी दोनों की धोतियाँ गुसलखाने में रख आईं। राजकुमार चंदन नहाने चले गए। भोजन कर दोनों मित्र आराम कर रहे थे। तारा आई। राजकुमार से कहा, रज्जू बाबू, अम्मा को मिलने के लिए पड़ोसी के यहाँ भेज दूंगी। अगर कल तुम उन्हें लिए जाते हो, आज शाम को उसे यहाँ ले आओ। अच्छी बात है, राजकुमार ने शांति से कहा। चंदन ने उसके पेट में उंगली कोची। राजकुमार हंस पड़ा। बनते क्यों हो? चंदन ने कहा, मुझे बड़ा गुस्सा लगता है जब मियाँ बनकर लोग गाल फुलाने लगते हैं। वाहियात। दूसरों को जताते हैं कि मेरी बीवी है। बीवी कहीं पढ़ी लिखी हुई तब तो उन्हें बीवी के बोलते हुए विज्ञापन समझो। मियाँ लोग दुनिया के सबसे बड़े जोकर हैं। तारा खड़ी हंस रही थी। और आपके भाई साहब? वह सब साहब एक ही ट्रेडमार्क हैं। अच्छा अच्छा, अब आपकी भी जल्द खबर ली जाएगी, तारा ने हंसते हुए कहा। मुझसे कोई पूछता है तुम ब्याहे हो या गैर ब्याहे, तो मैं अपने को ब्याहा हुआ बतलाता हूँ।
चंदन ने राजकुमार को फांस कर अकड़ते हुए कहा, बदन बहुत टूट रहा है, सोओगे तो ठीक हो जाएगा। ब्याह हुआ किस तरह बतलाते हो? राजकुमार ने पूछा। किसी ने कहा मेरी शादी कानून से हुई है, किसी ने कहा मैं कविता कुमारी का भरतार हूँ, किसी ने कहा मेरी प्यारी बीवी चिकित्सा है। मैं कहता हूँ मेरी हृदयेश्वरी इस जीवन की एकमात्र संगिनी इस चंदन की सिंगिनी सरकार है। लता मुस्कुराकर रह गई। राजकुमार चुपचाप सोचने लगा। मेहरी पान दे गई। तारा ने सबको पान दिया। 5 बजे ले आने के लिए एक बार फिर याद दिलाकर भीतर चली गई। दोनों पड़े रहे। 4 का समय था। चंदन उठ बैठा, राजकुमार को उठाया। दोनों ने हाथ मुंह धोकर जलपान किया। चंदन ने चलने के लिए कहा। राजकुमार तैयार हो गया। तारा ने सास को कल आज जाने की बात बाकू छल से याद दिला दी। पड़ोस की वृद्धाओं का जिक्र करते हुए पूछा, वह कैसी हैं? उनका लड़का बिलाए से लौटने वाला था, लौटा या नहीं? उनके पोते की शादी होने वाली थी, किसी कारण से रुक गई। वह शादी होगी या नहीं? आदि आदि। वृद्धा को स्वभावतः सबसे मिलने की इच्छा हुई। जल्द जाने के विचार से तारा के प्रश्नों के बहुत संक्षिप्त उत्तर दिए। चलने लगी तो तारा से अपनी ज़रूरत की चीज़ें बतलाकर कह दिया, ये सब संभाल कर इकट्ठी कर रखें। तारा ने बड़ी तत्परता से उत्तर दिया, वह निश्चिंत रहें। तारा जानती थी कि ये सब 10 मिनट का काम है, चलते समय भी कर दिया जा सकता है। तारा की सास मोटर पर गई। राजकुमार और चंदन ट्राम पर चले। राजकुमार भीतर ही भीतर अपने जीवन के उस स्वप्न को देख रहा था जो किरणों में कनक को खोलकर उसके हृदय की काव्य जन्य रूप तृष्णा तृप्त कर रहा था। बाहर तथा भीतर वह सब सिद्धियों के द्वार पर चक्कर लगा चुका था। बाहर अनेक प्रकार से सुंदरी स्त्रियों के चित्र दिखे थे, पर भीतर ध्यान नेत्रों से न देख सकने के कारण जब कभी उसने काव्य रचना की, उसके दिल में एक असंपूर्णता हमेशा खटकती रही। उसके सतत प्रयत्न इस त्रुटि को दूर नहीं कर सके। अब वह देखता है आप ही आप अशब्द ऋतु बर्तन की तरह जीवन का एक चक्र उसे प्रवर्तित कर परिपूर्ण चित्रकारिता के रहस्य द्वार पर ला खड़ा कर गया है। दिल में आप ही आप निश्चय हुआ। सुंदरी स्त्री को अब तक मैं दूर से प्यार करता था, केवल इंद्रियां देखकर आत्मा अलग रहती थी, इसलिए सिर्फ उसने एक एक अंग प्रत्यंग लिखने के समय आते थे। परिपूर्ण मूर्ति नहीं, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण दाव चाहती है। मैंने परिपूर्ण पुरुष देह देकर संपूर्ण स्त्री मूर्ति प्राप्त की। आत्मा और प्राणों से संयुक्त सांस लेती हुई, पलकें मारती हुई, रस से ओतप्रोत चंचल स्नेहमयी तत्व के मिलने पर जिस तरह संतोष होता है, राजकुमार को वैसी ही तृप्ति हुई। राजकुमार जितनी भीतर की उधेड़ बुन में था, चंदन उतनी ही बाहर की छानबीन में। थौरंगी की रंगीन प्रकटी परियों को देख जिस नेम से उसके विचार के रथ चक्र बराबर चक्कर लगाया करते थे, उसी से देश की दुर्दशा, भारतीयों का अर्थ संकट, संपत्ति समृद्धि के उपाय, अनेकता में एकता का मूल सूत्र आदि आदि सद विप्रों की अनेक उक्तियों की एक राह से वह गुजर रहा था। इसी से उसे अनेक चित्र, अनेक भाव, अपार सौंदर्य मिल रहा था। संसार की तमाम जातियां उसके एक तांगे से बंधी हुई थीं, जिन्हें इंगित पर नचाते रहने वाला वही सूत्रधार था। उतरो जी। राजकुमार की बाँह पकड़कर चंदन ने उसे झकझोर दिया। तब तक राजकुमार कल्पना के मार्ग से बहुत दूर गुजर चुका था, जहाँ वह और कनक आकाश और पृथ्वी की तरह मिल रहे थे। जैसे दूर आकाश पृथ्वी को हृदय से लगा, हृदय बल से उठाता हुआ हमेशा उसे अपनी ही तरह सीमा शून्य अशून्य कर देने के लिए प्रयत्न तत्पर हो, और यही जैसे सृष्टि की सर्वोत्तम कविता हो रही हो। राजकुमार सजग हो धीरे धीरे उतरने लगा। तब तक श्याम बाजार वाली ट्राम आ गई। खींचते हुए चंदन ने कहा, गृहस्थी की फिर चिंता करना, चोट खाकर कहीं गिर जाओगे। दोनों श्याम बाजार वाली ट्राम पर बैठ गए। बहू बाजार के चौराहे के पास ट्राम पहुंची तो उतरकर कनक के मकान की तरफ चल दिए। चंदन ने देखा कनक तिमंजले पर खड़ी दूसरी तरफ चितरंजन एवेन्यू की तरफ देख रही थी। राजकुमार को बड़ी खुशी हुई, वह मर्म समझ गया। चंदन से कहा, बतला सकते हो आप उस तरफ क्यों देख रही हैं? अजी ये सब इंतजारी के नज़ारे, प्रेम के मज़े हैं। तुम मुझे क्या समझाओगे? मज़े तो हैं, पर ठीक वजह ये नहीं। बहू को मैं इसी तरफ से लेकर गया था। अच्छा, लड़ाई के बाद? राजकुमार ने हंसकर कहा, हाँ। अच्छा, तो इन्होंने सोचा कि मियाँ इसी राह मस्जिद दौड़ते हैं। दोनों कनक के मकान पर आ गए। नौकर से पहले ही कनक ने कह रखा था, दीदी यहाँ के लोग आवे तो वह बिना खबर दिए ही उसके पास ले आएगा।
नौकर दोनों को कनक के पास ले गया। कनक राजकुमार को जरा सा सिर झुका, हंसकर चंदन से मिली, हाथ पकड़कर गद्दी पर बैठाया। चंदन बैठते हुए कहता गया, पहले अपने अपने उनको उठाओ बैठाओ, मैं तो यहाँ उन्हीं के सिलसिले से हूँ। उनका तमाम मकान है, जहाँ चाहें उठे बैठे। कनक होंठ काट कर मुस्कुराती जाती थी। तत्काल चंदन ने कहा, उनका तमाम मकान है और मेरा, तुम्हारा, मैं और ये है। राजकुमार भी चंदन के पास बैठ गया। चंदन झेप गया था। कनक भी उसी गद्दी पर बैठ गई। चंदन ने कहा, तुम मुझसे बड़ी हो, पर मुझे आप कहते बड़ा बुरा लगता है। मैं तुम्हारे इन्हीं को आप नहीं कहता। तुम ही चुन दो, तुम्हें मैं क्या कहूँ। तुम्हारी जो इच्छा। कनक स्नेह से हंस रही थी। मैं तुम्हें जो कहूँगा। तुमने जीजी का 1/2 कर दिया। एक हिस्सा मुझे मिला, एक किसके लिए रखा? वह इनके लिए है। क्यों जी? इस तरह जीजी यन्वयेति तद्वयम कही जाएगी या कहा जाएगा। राजकुमार कुछ न बोला। कनक ने बगल से उठाकर घंटी बजाई। नौकर के आने पर पखावज और बीड़ा बढ़ा देने के लिए कहा। खुश होकर चंदन ने कहा, हाँ जी, तुम्हारा गाना तो अवश्य सुनूंगा। पखावज लीजिए। गाना लौट कर हो तो अच्छा होगा, अभी बहू के पास जाना है। राजकुमार ने साधारण गंभीरता से कहा, हाँ हाँ, भूल गया था, भाभी ने तुम्हें बुलाया है। चंदन ने कनक से कहा। कनक ने बीड़ा रख दी। गाड़ी तैयार करने के लिए कहा। इनकी प्रतीक्षा में कपड़े बदल ही चुकी थी। उठकर खड़ी हुई, जूते पहने आगे आगे उतरने लगी। पति का अदब कायदा सब भूल गया। बीच में राजकुमार था, पीछे चंदन। चंदन मुस्करा रहा था। मन ही मन कह उठा, इस आकाश के पक्षी को पिंजड़े में राम राम रटाना समाज की बेवकूफ़ी है। इसका तो इसी रूप में सौंदर्य है। गाड़ी तैयार थी। आगे ड्राइवर अर्दली बैठे थे, पीछे दाहिनी ओर राजकुमार, बाईं ओर चंदन, बीच में कनक बैठ गई। गाड़ी भवानीपुर चली। कुछ सोचते हुए चंदन ने कहा, जी मुझे 1000 रुपये दो। जी मुझे 1000 रुपये दो। मैंने हरदोई जिले में देहात में एक राष्ट्रीय विद्यालय खोला है, उसकी मदद के लिए। आज तुम्हें अम्मा से चेक दिला दूंगी। कनक ने बिना कुछ सोचे सहज स्वर में कहा, नहीं, मुझे चेक देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तुम्हें बता दूंगा, उसी पते पर अपने नाम से भेज देना। कुछ सोचते हुए चंदन कह उठा, तुम भीख मांगने में बड़े निपुण देख पड़ते हो। राजकुमार कह उठा, तुम जी को उपहार नहीं दोगे? चंदन ने कहा, क्यों, वक्रता के प्रभाव से बेचवाने का इरादा है? नहीं, पहले जब उपन्यासों की चाट थी, कॉलेज जीवन में देखता था, प्यार के उबाल में उपहार ही ईंधन का काम करते थे। पर ये तो देवी संयोग है। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा। बातों ही बातों में रास्ता पार हो गया। गेट के सामने गाड़ी पहुंची। तारा प्रतीक्षा कर रही थी, नीचे उतर आई। बड़े स्नेह से कनक को ऊपर ले गई। राजकुमार और चंदन पीछे पीछे चले। तारा ने पहले ही से कनक के पेशवाज निकाल रखी थी। दिया सलाई और पेशवाज लेकर सीधे छत पर चढ़ गई। ये लोग पीछे पीछे जा रहे थे। पेशवाज छत पर रखकर दिया सलाई जला आग लगा दी। कनक गंभीर हो रही थी, निस्पंद, पलके अंतर्दृष्टि। तारा ने कहा, प्रतिज्ञा करो, आज से ये काम कभी नहीं करोगी। कभी नहीं करूँगी। कनक ने कहा, कहो, सुबह नहाकर रोज शिव पूजन करूँगी। सुबह नहाकर रोज शिव पूजन करूँगी। उस समय की कनक को देखकर चंदन तथा राजकुमार के हृदय में मर्यादा के भाव जाग रहे थे। तारा ने कनक को गले लगा लिया। कहा, अपनी माँ से दूसरी जगह रहने के लिए कहो। मकान में यज्ञ कराओ। एक दिन गरीब को भोजन दो। मकान में एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लो। जब तक मंदिर नहीं बनता तब तक किसी कमरे में अलग, जहाँ लोगों की आदम रफ्त ज़्यादा ना हो, पूजा स्थान कर लो। आज आदमी भेजकर एक शिव मूर्ति मैंने मंगा ली है, चलो लेती जाओ। भाभी, चंदन ने रोक कर कहा, ये सब सोना जो मिट्टी में पड़ा है, कहो तो मैं ले लूं। राजकुमार हंसा। ले लीजिए, कहकर तारा कनक को साथ ले नीचे उतरने लगी। वह चंदन को पहचानती थी। राजकुमार खड़ा देखता रहा। चंदन राख फूंक कर सोने के दाने इकट्ठे कर रहा था। एकत्र कर ताज्जुब की निगाह से देखता रहा। सोना 2 सेर से ज़्यादा था। ईश्वर करे एक पेशवाज रोज ऐसे जले और सोना गरीबों को दिया जाए, कहकर अपनी धोती के छोर में बांधकर चंदन अपने कमरे की तरफ उतर गया। राजकुमार बहू के पास रह गया। चंदन के बड़े भाई भी आ गए, वहीं बाहर गए हुए थे। तारा से उन्होंने बहू देखने की इच्छा जाहिर की। तारा ने कह दिया, कुछ नज़र करनी होगी। शायद इसी विचार से बाजार की तरफ गए थे।
नीचे बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कब बुलावा आए। बहू ने दरवान से रोक रखने के लिए कह दिया था। तारा ने अपनी खरीदी हुई एक लाल रेशमी साड़ी कनक को पहना दी। सुबह की पूजा का पुष्प चढ़ाया हुआ रखा था। सिर से छुला चलते समय सुबह अपने हाथों गंगा में छोड़ने का उपदेश दे सामने के आंचल में बांध दिया, जिसकी भद्दी गांठ चांद के कलंक की तरह कनक को और सुंदर कर रही थी। इसके बाद नया सिंदूर निकाल मन ही मन गौरी को अर्पित कर कनक की मांग अच्छी तरह भर दी। राजकुमार से कहा, जाओ अपने भाई को बुला लाओ, वह देखेंगे। कनक का घूंघट काढ़ दिया। फर्श पर बैठा दरवाजा बंद दरवाजे के पास खड़ी रही। नंदन ने भेंट करने की बड़ी बड़ी कल्पनाएं की, पर कुछ सूझा नहीं। तारा से उन्हें मालूम हो चुका था कि कनक ऐश्वर्यवती है, इसलिए 1500 की भेंट से उसे संतोष नहीं हो रहा था। कोई नई चीज़ सूझ नहीं रही थी। तभी उनके सामने से एक आदमी चरखा लेकर गुजरा। कलकत्ते में कहीं कहीं जनेऊ के शुद्ध सूत निकालने के अभिप्राय से बनते और बिकते थे। स्वदेशी आंदोलनों के समय कुछ प्रचार स्वदेशी वस्त्रों का भी हुआ, तब से और भी बनने लगे। छांट कर एक अच्छा चरखा उन्होंने खरीद लिया। इसके साथ उन्हें शांतिपुर और बंगाल केमिकल की याद आई। एक शांतिपुरी कीमती साड़ी और कुछ बंगाल केमिकल के तेल, फुलैल, सेंट पाउडर आदि खरीद लिए, पर ये सब बहुत साधारण कीमत पर मिल गए थे। उन्हें संतोष नहीं हुआ। वह जवाहरात की दुकान पर गए। बड़ी देखभाल के बाद एक अंगूठी उन्हें बहुत पसंद आई, हीरे जड़ी, कीमत 1000 रुपये। खरीद ली। उसमें खूबी यह थी कि सती शब्द पर नग की जगह हीरक चूर्ण जड़े थे, जिनमें अक्षर जगमगा रहे थे। राजकुमार से खबर पा भेंट की चीज़ें लेकर नंदन सिंह बहू को देखने ऊपर चले। तारा कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। एक बार कनक को देखकर दरवाज़ा खोल दिया। नंदन ने भेंट का सामान तारा के सामने टेबल पर रख दिया, फिर अंगूठी पहना देने के लिए दी। अंगूठी के अक्षर अक्षर पढ़कर प्रसन्न हो तारा ने कनक को पहना दी और कहा, बहू, तुम्हारे जेठ तुम्हारा मुंह देखेंगे। राजकुमार नीचे चंदन के पास उतर गया। तारा ने कनक का मुंह खोल दिया। जिस रूप में उसने बहू को सजा रखा था, उसे देखकर नंदन की तबीयत भर गई। प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती रहो। कनक अचंचल पलकें झुकाए बैठी रही। हमारी एक साथ बहू और तुम्हें पूरी करनी है। एक भजन गाकर सुना दो, याद हो तो गोसाई जी का, नंदन ने कहा। तारा ने कनक की ओर निहारा। उसने सिर हिलाकर सम्मति दी। तारा ने कहा, उस कमरे में बैठकर सुनिएगा और जरा छोटे साहब को बुला लीजिए। राजकुमार और चंदन तब तक स्वयं ऊपर आ गए। तारा चंदन से तबला बजवाने का प्रस्ताव कर मुस्कराई। चंदन राजी हो गया। कमरे में एक बॉक्स हारमोनियम था। चंदन तबलों की जोड़ी ले आया। राजकुमार बाहर कर दिया गया। भीतर नंदन के साथ तारा, कनक और चंदन रहे। स्वर मिलाकर कनक गाने लगी, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि, नौमी जनक सुतावरम। एक एक शब्द से कनक अपने शुद्ध हुए हृदय से भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्घ दे रही थी। चंदन गंभीर हो रहा था। तारा और चंदन रो रहे थे। नंदन ने राजकुमार को अप्सरा विवाह के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। कनक के पहले तार से चमचमाते हुए भाव सुंदर बेफौस स्वर की बड़ी तारीफ की। तारा ने चंदन की ठेकेबाजी पर चुटकियां कसी। कनक का श्रमित शांत मुख चूम कर उसे पूरी बहुश्रुति सुखद शब्द सुना कुछ उभाड़ दिया। नंदन ने छोटे भाई से कहा, अब तुम्हारे लखनऊ आने की ज़रूरत ना होगी। वकील की चिट्ठी आई है, पुलिस ने लिखा पढ़ी करके तुम्हारा नाम निकाल दिया। चंदन ने भौं सिकोड़ कर सुन लिया। चंदन और राजकुमार बातचीत करते हुए नीचे उतर आए। नंदन राजकुमार को कुछ उपदेश दे रहे थे। तारा ने चंदन से बहू के पुष्प विसर्जन उत्सव पर गंगा जी चलने के लिए कहा। कार्य अंत तक अपने ही सामने करा देना उसे पसंद आया। कनक के मोजे उतरवा दिए और देव कार्य के लिए समय का सदा
नंगे पैर रहने का उपदेश भी दिया। गंगा में कनक के आंचल का फूल छुड़वा, काली जी के दर्शन करवा। जब वह लौटी तब 8 बज रहे थे। कनक ने चलने की आज्ञा मांगी। विदा हो प्रणाम कर चंदन और राजकुमार के साथ घर लौटी। सर्वेश्वरी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। उसने निश्चय कर लिया था कि अब इस मकान में उसका रहना ठीक नहीं। जिंदगी में उपार्जन उसने बहुत किया था, अब उसकी चित्तवृत्ति बदल रही थी। कलकत्ता रहना सिर्फ उपार्जन के लिए था। अब वह भी अपने हिंदू विचारों के अनुसार जीवन के अंतिम दिवस काशी में ही रहकर बाबा विश्वनाथ के चरणों में पार करना चाहती है। बैंकों में 4 लाख से कुछ अधिक रुपए उसने जमा कर लिए थे। ये सब कनक की संपत्ति है। राजकुमार को दहेज के रूप में देने के लिए कुछ रुपए उसने आज निकाले। बैठी हुई इसी संबंध में सोच रही थी कि कनक की गाड़ी पहुंची। कनक राजकुमार और चंदन को लेकर पहले माता के कमरे में गया। राजकुमार और चंदन को लेकर पहले माता के कमरे में गई। दोनों को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। कनक को माता के विचार मालूम थे। सर्वेश्वरी ने बड़े आदर से उठकर राजकुमार और चंदन को एक एक सोफे पर बैठाया। गद्दी छोड़कर खुद फर्श पर बैठ गई, अपने भविष्य के विचार दोनों के सामने प्रकट करने के लिए। कनक भोजन पका रही थी। जो कार्य उसका अधूरा रह गया था, आज चंदन के आने के कारण दूने उत्साह से पूरा कर रही थी। इंतजाम इनके आने से पहले ही कर रखा था। मदद करने वाले नौकर थे ही। घंटे भर से ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एक साथ कई चूल्हे जलवा दिए। सर्वेश्वरी ने कहा, पहले मेरा विचार था कुंवर साहब पर मुकदमा चलाऊं, कुछ रोज कनक को गायब करके, पर कनक की राय नहीं पड़ी, इसीलिए विचार त्याग देना पड़ा। वह कहती है कि राजकुमार की तरफ इंगित कर आपकी बदनामी होगी। इस समय सहन करने की शक्ति बढ़ाना ज़्यादा ही अच्छा है। चंदन ने कहा, अन्य अनेक बातें लुप्त रखकर, जिससे उसके शब्दों का प्रभाव बढ़ रहा था। मैं अब काशी रहना चाहती हूँ। ये मकान भैया के लिए रहेगा। ये तो अच्छा विचार है, चंदन ने कहा। भैया तो कल ही बनारस जा रहे हैं, लेकिन शायद आपको न ले जा सके। मेरी माँ साथ जा रही हैं। अंत समय काशी रहना धर्म और स्वास्थ्य दोनों के लिए हितकर है। चंदन की चुटकियों से सर्वेश्वरी खुश हो रही थी। उसके दिल को ताड़कर कुछ देर तक कनक की नादानी, उसके अपराधों की क्षमा, अब राजकुमार के सिवा उसके लिए दूसरा अवलंब नहीं, मनोरंजन के लिए कोई विषय नहीं, उसका सर्वस्व राजकुमार है। आदि आदि बातें सर्वेश्वरी अपने को पतित सास समझ उतनी ही दूर रहकर उतनी ही अधिक सहानुभूति और स्नेह से कहती रही। चंदन भी पूरे उदात्त स्वरों से राजकुमार की विद्या, बुद्धि, सच्चरित्रता और सबसे बढ़कर उसकी कनक निष्ठा की तारीफ करता रहा और समझाता रहा कि कनक जैसी सोने की जंजीर को राजकुमार के देवता भी कभी नहीं तोड़ सकते और चंदन के घरवाले, उसके भाई और भाभी इस संबंध को पूरी सहानुभूति से स्वीकार करते हैं। चंदन ने कुल मकान नहीं देखा था। देखने की इच्छा प्रकट की। सर्वेश्वरी खुद चलकर दिखाने लगी। मकान की सुंदरता चंदन को बहुत पसंद आई। तिमंजले पर कनक को भोजन पकाते हुए देखा। तब तक भोजन तैयार हो चुका था। राजकुमार उसके पढ़ने वाले कमरे में रह गया था। मकान देखकर चंदन भी वहीं लौट आया। सर्वेश्वरी अपने कमरे में चली गई। कनक अपने कमरे में थालियां लगाकर दोनों को बुलाने के लिए नीचे उतरी। देखा दोनों बैठे बैठे किताब पढ़ रहे थे। कनक ने पुकारा, किताब से आंख उठा। बड़ी इज्जत की दृष्टि से चंदन ने उसे देखा, उठकर खड़ा हो गया। राजकुमार भी उसके पीछे चला। हाथ मुंह धोकर दोनों बैठ गए। कनक ने कहा, छोटे साहब, उस रोज यहीं से तकरार शुरू हुई थी। तुम दोनों की बेवकूफ़ी थी। चंदन ने ग्रास निगल कर कहा, और यज्ञ, वह नरमेध यज्ञ बिना मेरे पूरा किस तरह होता। कनक ने सर्वेश्वरी को बुला भेजा था। सर्वेश्वरी और उसके नौकर तोड़ा लिए कमरे में आए। दोनों के पास 5-5 तोड़े रखवा कर सर्वेश्वरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। चंदन गौर से तोड़ों को देखता रहा। समझ गया, इसलिए कुछ कहा नहीं। कनक ने कहा, अम्मा, छोटे साहब को 1000 रुपये और चाहिए, मुझे चेक दे दीजिएगा। सर्वेश्वरी सुनकर चली गई। सोचा शायद छोटे साहब इज्जत में बड़े साहब हैं। राजकुमार ने कहा, पेट तो अभी क्यों भरा होगा, पॉकेट कहो, साहित्यिक हो। उठते हुए चंदन ने कहा। राजकुमार झेप कर उठा। कनक ने दोनों के हाथ धुलाए, तौलिया दिया, हाथ पोंछ चुकने पर पान। अब तक 10 का समय था। चंदन ने कहा, ये रुपए जो मेरे
तक मेरे हक आए हैं, रखवा दो, ज़रूरत पड़ने पर ले लूँगा। राजकुमार ने कहा, मैंने अपने रुपए भी तुम्हें दिए, तो इन्हें भी रखो। जी कितने हैं सब? कनक ने धीमे स्वर से कहा, 10,000। अच्छा, 1000 के तोड़े हैं। सुनो, अब मैं जाता हूँ। फिर राजकुमार की तरफ एक शरारती भरी दृष्टि डालकर कहा, आज तो तुम अपनी तरफ से यहाँ रहना चाहते होगे। कनक लजाकर कमरे में निकल गई। राजकुमार ने कहा, नहीं, तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब आज मेरी प्रार्थना मंजूर करके रह जाओ, क्योंकि कल तुमसे बहुत बातें सुनने को मिलेंगी। जो कल स्टेशन पर या भवानीपुर में मिलना, मैं सुबह चला जाऊँगा। अच्छी बात है जी, सलाम। चंदन उतरने लगा। कनक ने पकड़ लिया, तुम भी यहीं रह जाओ ना, कई काम है, तुम्हारे पैर पड़ूं, छोड़ दो। अच्छा चलो, तो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। गाड़ी मंगवाई। चंदन के साथ ही कनक भी बैठ गई। चोर बागान चलने के लिए चंदन ने कहा। इस समय चंदन भविष्य के किसी सत्य चित्र को स्पष्ट कर रहा था। एक तूफान सा उलटने वाला था। गाड़ी चोर बागान पहुंची। राजकुमार के मकान के सामने रुकवा चंदन उतर पड़ा। कहा, अपने पतिदेव का कमरा देखना चाहती हो तो आओ, तुम्हें दिखला दूं। कनक उतर पड़ी। भीतर जा राजकुमार का कमरा खोलकर चंदन ने बटन दबाया। बत्ती जल गई। कनक ने देखा, सारा सामान फैला पड़ा था। चंदन ने कहा, ये देखो जली सिगरेटों के ढेर, ये देखो कैसी साफ किताबें हैं, जिल्दों का पता नहीं, वे उधार वाली मेरी हैं, वे उधर वाली मेरी हैं। राजकुमार के स्वभाव के अनुरूप ही उसका कमरा भी बन रहा था। इधर बहुत रोज से रहे नहीं ना, इसीलिए गंदा पड़ा है। कनक ने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया तुम्हारी उनकी अच्छी निभेगी, क्योंकि उनके स्याह दाग तुम बड़ी खूबसूरती से धो दिया करोगी। अच्छा छोटे साहब, अब चलिए। हाँ चलो। वह प्रतीक्षा करते होंगे, बेचारे की आंखें कड़वा रही होंगी, आंखों को रोशनी मिले। हंसकर कनक ने चंदन की एक किताब उठा ली। चंदन ने कनक को मोटर पर बैठाल दिया और हरदोई का पता लिख कर दिया। लौट कर लेटा तब 11 बजने वाले थे। सोचता हुआ सो गया। आंखें खुली बिल्कुल तड़के दरवाजे की भड़बड़ाहट से। दरवाज़ा खोला तो मकान के मैनेजर और कई कांस्टेबल खड़े थे। चंदन ने देखा, एक दरोगा भी है सबसे पीछे। फ्रेंच कट दाढ़ी, मुसलमान होने की सूचना दे रही थी। यही है दरोगा जी ने मैनेजर से पूछा। मैनेजर चकराया हुआ था। चंदन ने तुरंत कहा, कल जो 40 रुपये मैंने दिए थे, अभी तक आपने रसीद नहीं दी। यही है, मैनेजर ने तुरंत कहा। दरोगा आज्ञा पत्र दिखलाकर तलाशी लेने लगे। किताबें सामने ही रखी थी, देखकर उछल पड़े। उलटते हुए नाम भी उन्हें मिल गया, राजकुमार। दूसरा मजबूत मुकदमा सूझा। सब किताबें निकाल लीं। चंदन शांत खड़ा रहा। दरोगा जी ने इशारा किया। कांस्टेबलों ने हथकड़ी डाल दी। अपराधी को प्रमाण के साथ मोटर पर लेकर कॉलेज स्ट्रीट से होकर दरोगा जी लाल डिग्गी की तरफ चले। प्रातःकाल था। मोटर कनक के मकान वाली सड़क से जा रही थी। तिमंजिले से टेबल हारमोनियम की आवाज़ आ रही थी। दूर से चंदन को कनक का परिचित स्वर सुन पड़ा। नज़दीक आने पर सुना, कनक गा रही थी, आज रजनी बड़भागिनी, लेख्यों पेख्यों मुख चंदा। 4 रोज बाद राजकुमार लौटा। तब कनक पूजा समाप्त कर निकल रही थी। दोनों एक साथ कमरे में गए तो नीचे अखबार वाले आवाज़ लगा रहे थे, राजकुमार वर्मा को 1 साल की सख्त कैद। दोनों हंसकर एक साथ नीचे झांकने लगे। नौकर ने कनक को अखबार ला कर दिया। तो अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया उपन्यास अप्सरा का 11वां और अंतिम भाग। ये उपन्यास आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।